नहीं। चलो अगली रिपोर्ट। अगली रिपोर्ट का नाम है सार्जेंट रिपोर्ट। 1944 में आई थी और अभी तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये जो आई, इसने भी क्या किया कि प्री प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक की बात की। ठीक है, इसने कुछ प्लान दिए। इट प्रपोज द प्रमोशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन द फॉर्म नर्सरी स्कूल। इसने किसकी बात की कि नर्सरी स्कूल भी होने चाहिए। इसके बाद फिर इसने क्या बोला, द मेन एम ऑफ नर्सरी स्कूल इज टू प्रमोट सो एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन फॉर इम्प्रूविंग द जीन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका मतलब ऐसा कि बच्चों में जो जीन बिहेवियर, उस समय समझो, उस समय जो लड़के पैदा होते थे या लड़कियां पैदा होती थी, मान लेते हैं, ठीक है, लड़के पैदा होते थे तो उनके बाप कैसे हैं, उस जमाने में लड़कों के बाप कैसे थे, लड़कियां लड़कों के बाप कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे, लड़ने वाले थे, ठीक है, और मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। तो कुल मिला के ऐसा ही बिहेवियर किसमें होगा, बच्चों में होगा, है ना, बचपन से बच्चों में होगा। तो इस तरीके के बिहेवियर को क्या करना था, सुधारना था। आजकल स्वाति, तुम अपने बच्चे को गांव में रखना चाहोगी? नहीं। जीन बिहेवियर, इम्प्रूव द जीन बिहेवियर, उसने तुरंत मना कर दिया कि नहीं रखना चाहूंगी। क्यों नहीं रखना चाहोगे? क्योंकि जो गांव के जीन्स हैं, गांव के जीन्स मतलब तुम्हारे पापा भी वहीं पैदा हुए, और जो तुम्हारे पापा के जो बिहेवियर होगा वही अल्टीमेटली क्या होगा, उस एरिया का बिहेवियर होगा। तो स्वाति ने मना कर दिया कि नहीं रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिहेवियर कैसा है, अच्छा नहीं। समझ रहे हो, बिहेवियर में कुछ नहीं होता वहां पे, लड़ाई झगड़े मार पीट, अंटी खेलना। अंटी अब तो खैर बंद हो गई। अंटी खेल खेली है तुम लोगों ने कभी? क्या होती है? तो लोग कंचे बोलते हैं, हम लोग अंटी बोलते हैं। बचपन में मैं अंटी से खेलता था, अब अंटियों के साथ खेलता हूँ। चलो, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, प्री प्राइमरी एजुकेशन भी कैसी होगी, फ्री होगी। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने प्राइमरी स्कूल की बात की। प्राइमरी स्कूल में कौन कौन से बच्चे एज ग्रुप आए, 11 से लेके 14 तक। दीज स्कूल हैड द प्रोविजन ऑफ वन टीचर फॉर एवरी 25 स्टूडेंट। और क्या कहा गया कि हर 25 स्टूडेंट्स के ऊपर एक क्या होना चाहिए, बच्चा नहीं, है ना, टीचर होना चाहिए। द एजुकेशन वॉज इज गिवन टू बी इन द मदर टंग, है ना, और एजुकेशन किस में दी जानी चाहिए, मदर टंग में। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने हाई स्कूल की बात करी। हाई स्कूल एजुकेशन वाज नॉट फ्री, बट 50% ऑफ द स्टूडेंट बर टू बी प्रोवाइडेड विद द फ्री स्टूडेंटशिप। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि अब जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री तो नहीं होगी, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, 50% बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, स्टूडेंटशिप दे सकते हैं। मतलब ऐसा कि हम आपको एक एग्जाम देंगे, उसको निकाल दो, और जितने आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपकी फीस क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, है ना। आजकल भी ये रूल चलता है, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग ऐसा करती हैं, है ना, वो पहले ही बोल देंगे ये आपकी 2 लाख फीस। अब लोग पहले से वो इतनी ज्यादा फीस रखती हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने क्या कहा, द डिग्री कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज मेड फॉर 3 ईयर्स। डिग्री कितने साल की होनी चाहिए, 3 साल की, है ना। आज हम आज की बात करें तो आज डिग्री कितने साल की है, 3 साल की, 4 साल की, और बीएड वाली 2 साल की। ठीक है, प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द यूनिवर्सिटीज। और इसके बाद फिर इसके बाद ये थी फर्स्ट यूनिवर्सिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, या फर्स्ट एजुकेशन कमिटी, फर्स्ट एजुकेशन कमिटी ऑन या इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहली थी ये, जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, PYQ है। इसको किसने दिया था, राधा सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये BPYQ है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। इसके बाद इंग्लिश शुड बी रिप्लेस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल बाय इंडियन लैंग्वेज। इन्होंने सबसे पहला क्या कहा,
इंग्लिश को हम जितने जल्दी हटा सकें उतने जल्दी क्या कर दो, हटा दो। मतलब ऐसा पूरी मत हटाओ, मतलब ऐसा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपसे बातचीत भी किसमें होगी, वो ऐसे ही होता है वो, होता ही नहीं है यार। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 3 लैंग्वेज की बात की कि इन्होंने कितनी लैंग्वेज की बात की, 3 लैंग्वेज की बात की, रीजनल, फेडरल और इंग्लिश, है ना, फेडरल। देखो, रीजनल लैंग्वेज हो गई, उस एरिया की लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, आप समझते हो। और फेडरल का मतलब होता है कि जैसे मान लो उस समय गवर्नमेंट की लैंग्वेज कौन सी है, या ऐसा कहें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल लैंग्वेज कौन सी है, ऐसा। काम काज करने की भाषा है ना, ऐसा बोल सकते हैं। उस समय गवर्नमेंट जो काम काज कर रही है वो किस भाषा में कर रही है, वो होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद वन स्क्रिप्ट, एक ही स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कौन सी, देवनागरी शुड बी एम्प्लॉयड एंड फॉर फेडरल लैंग्वेज सम ऑफ इट्स, क्या, फेडरल, हाँ, मतलब उस समय जो गवर्नमेंट काम कर रहा है ना, उसकी भाषा है ना। हमारी भारत की वो लिपि कौन सी है, देवनागरी, है ना, ये अपनी लिपि है। और अब देखो, अब क्या हुआ, इसके बाद आई सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, 1952 से लेकर 1953 पे आई। ठीक है, इसके बाद इसने भी किस पे फोकस किया, इसने भी कहा कि मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इसके बाद ये आप सी ए बी डी ई को जानते ही हो, सी ए बी ई, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये इसका काम होता था सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देना। क्या काम है इसका, एडवाइस देना। ये गवर्नमेंट के पैसों से चलता है। इस जिसके साथ क्या हुआ, पहले चालू किया, फिर पैसा खत्म हो गया, फिर बंद कर दिया, पैसा आया, फिर चालू कर दिया, पैसा खत्म हो गया, फिर बंद कर दिया, और फिर इसको क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो मतलब अभी ये चल रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिल स्कूल एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, है ना। स्कूल के दौरान बच्चों को कम से कम कितनी भाषाएं मतलब पढ़ानी है, 2 भाषाओं में। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी शुड बी इंट्रोड्यूस एज द एंड ऑफ द जूनियर बेसिक स्टेज, मतलब जैसे ही बच्चा बेसिक क्लास खत्म कर लेगा उसके लिए दो दो लैंग्वेज कौन सी कंपलसरी हो जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश। और मैं अगर आज की बात करूं प्रेजेंट टाइम की, तो क्लास 6 से फॉरेन लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस कर दी है, क्लास 6 या 8 से फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी है। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखनी हो, आप वो भी सीख सकते हो। ठीक है, अपने टाइम पे ये नहीं था, जब अपन स्कूल में थे ना, उस समय नहीं था। एट द एंड ऑफ मिडिल स्कूल स्टेज पीपल शुड बी अलाउड टू चूज टू कंटिन्यू द स्टडी ऑफ हिंदी इंग्लिश एट द हायर लेवल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कोर्स दे विश टू परस्यू। इसके बाद क्या कहा, जैसे स्कूल खत्म हो जाए उसके बाद बच्चे क्या कर सकते हैं, आगे कॉलेजों में भी इन्हीं लैंग्वेज का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद आई ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, इसने क्या कहा, ये लैंग्वेज के ऊपर आई थी। इसने क्या कहा, हिंदी वुड बी एडमिटेड एज द अल्टरनेटिव लैंग्वेज टू द यूपीएससी रिक्रूटमेंट। इसने कहा कि हिंदी को क्या बनाओ, अल्टरनेटिव लैंग्वेज बताओ। यूपीएससी की लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। ठीक है, यूपीएससी कौन लाया, अंग्रेज ही लाए। जितना भी पुलिस का सिस्टम है, कलेक्टर का सिस्टम है, जो भी है, ये सब किसकी देन है, सब अंग्रेजों की देन है, इंडियंस का कुछ नहीं है इसमें, बस उसी को फॉलो करते आ रहे हैं हम लोग। इसके बाद द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड बी हिंदी एंड इट वुड बी द लैंग्वेज ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट। एज अ रिजल्ट देयर वाज प्रोटेस्ट इन, अब देखो अब क्या हुआ, अब समझो बात को। देखो,
अब देखो, चाहे कोई भी देश हो, इंडिया की बात कर लेते हैं, और इंडिया के साथ में हम क्या देख लेते हैं, एमपी देख लेते हैं, एक ही बात है ना, इंडिया या फिर एमपी, है ना। कोई भी देश हो या कोई भी राज्य हो, तीन चीजों से मिलके बना होता है, ठीक है। पहली जो होती है वो होती है लेगिस्लेचर, दूसरी एग्जीक्यूटिव, तीसरी जुडिशियल। कोई भी देश या कोई भी राज्य इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला लेगिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। लेगिस्लेचर की बात करूं तो ये आपकी पॉलिटिक्स वाली लाइन होती है, पॉलिटिक्स वाली लाइन होती है, ठीक है। लेगिस्लेचर जितने भी आपके एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम, पीएम, ठीक है, सब लोग किसका पार्ट है, लेगिस्लेचर का पार्ट है। लोकसभा, राज्यसभा, सब कुछ किसका पार्ट होते हैं, लेगिस्लेचर, ठीक है। ये लोग रूल बनाने वाले होते हैं, ठीक है। इसके बाद काम कौन करता है, काम करता है एग्जीक्यूटिव। जितने भी आपके ऑफिशियल्स, अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका, गांव गांव, पंचायत पंचायत, और जितना भी अपना पुलिस सिस्टम विस्टम, मतलब ऐसे जो भी लोग जो क्या करते हैं, काम करते हैं, वो किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। हम लोग किसका पार्ट होंगे, जुडिशरी। हाँ, और अब अपन एग्जीक्यूटिव वाले हैं, हाँ। आज तो कल को तुम पढ़ जाओगी, लिख जाओगी, बच्चों को पढ़ाओगी, तो वो भी तो काम में ही आया। गवर्नमेंट की तरफ से तो खैर अभी नहीं आए, पर फिर भी यार प्राइवेट सेक्टर में भी है, तब भी फिर किस में, तब भी एग्जीक्यूटिव में ही आएंगे, है ना। चलो, इसके बाद आती है जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है एससी, ठीक है। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। उससे बड़े होते हैं फिर हाई कोर्ट, ठीक है। और फिर सबसे छोटे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। पूरे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है, एक। कहाँ स्थित है ये, चलिए, पूरे इंडिया में कितने हाई कोर्ट है, नहीं, नहीं, पूरे इंडिया में हाई कोर्ट है 25, ठीक है। और इंडिया में स्टेट कितनी हो गई, 28 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 35 हो गए। 35 के ऊपर हमारे पास हाई कोर्ट कितने हैं, मात्र 25। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में एक हाई कोर्ट है, जबलपुर, ठीक है। और इस हाई कोर्ट की मेन दो ब्रांच हैं जो कार्यभार संभालती हैं। तो हाई कोर्ट एक ही है, पर इसकी दो मेन ब्रांच बांटी गई हैं, एक बांटी गई है ग्वालियर और एक बांटी गई है जबलपुर, ठीक है। जबलपुर है शायद, नहीं नहीं, इंदौर नहीं है सर, भोपाल है, नहीं है, तो रुक जाओ इसकी, रुको। हम्म, जबलपुर हाई कोर्ट टू ब्रांच, इंदौर ग्वालियर, हम्म, इंदौर ग्वालियर है ना, इंदौर ग्वालियर, ठीक है।
इंदौर, ग्वालियर। अब तुम लोगों को एक बात बताऊं, जो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, जो एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी का, उसका रिजल्ट पता है डिले आया था, और इसका रिजल्ट पूरा भी नहीं आया था। रीजन था ये दोनों हाई कोर्ट, लोगों ने उस पे केस लगा दिया एमपीपीएससी पे, और वो केस क्या किया वकीलों ने, हाई कोर्ट में लगा दिया। तो एक हाई कोर्ट से तो फैसला आ गया पर दूसरे से नहीं आया, और जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब शुरुआत में जब ये चीज आई थी जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज जैसे उन्होंने हिंदी हिंदी करी थी, तो फिर क्या शुरू हो गया था, दंगा शुरू हो गया था। ठीक है, दंगा करने वाले कौन कौन थे, दंगा करने वाले ये लोग थे आपके, है ना, मतलब जो भी ये माइनॉरिटी माइनॉरिटी में जो स्टेट्स रखी गई हैं आपकी, असम, तमिलनाडु, बंगाल, और जैसे कि आंध्र प्रदेश वगैरह, ये लोग, इन लोगों ने क्या कर दिया था, इन लोगों ने दंगा कर दिया था। तो इस वजह से हमें हमें सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश करनी पड़ी, और उसके अलावा हमने कुछ क्या बोलते हैं, कुछ और प्रोविजंस भी बनाए, है ना, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आफ्टर प्रोटेस्ट चेंजेस वर मेड बाई जवाहरलाल नेहरू, और फिर इसमें किसने चेंज करे, जवाहरलाल नेहरू ने चेंज किए। एवरी स्टेट वुड हैव कंप्लीट फ्रीडम टू ट्रांसैक्ट इट्स ओन बिजनेस इन द लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन चॉइस विच कुड बी रीजनल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश। इसीलिए जो तमिलनाडु और जो असम वगैरह ये लोग थे, तो ये लोग तो या तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे, या फिर किस में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हिंदी सीखने के लिए मना कर दिया था। और इन्हीं के नक्शे कदम पर अभी कौन चल रहा है, महाराष्ट्र, है ना। आप लोग देख ही रहे हो कि महाराष्ट्र में मराठी नाम पे कितना वो लड़ाई हो रही है, आया ना। लेकिन इन महाराष्ट्र वाले पता है, ये जो मराठी के नाम पे दंगा करेंगे, पता है ये दंगा किसके साथ करेंगे, जो मध्य प्रदेश से यूपी से जो गरीब लोग रहने आए हैं ना, सिर्फ उनके साथ दंगा करेंगे ये लोग। ये लोग कभी एक्टर्स के साथ दंगा नहीं करेंगे। एक्टर्स भी तो किस में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं ना, हिंदी में मूवी बनाते हैं। तो आप टेक्निकली वहां पे आपने दंगा क्यों नहीं करा, कि अगर आप मुंबई में रह रहे हो, आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो आप मूवी किस में बनाओ, मराठी में बनाओ, हिंदी में क्यों बनाओ, है ना, वहां पे दंगा वो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। कम्युनिकेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वुड बी आइदर इन इंग्लिश, वुड बी अकोमोडेट ऑथेंटिक ट्रांजेक्शन, यानी कि इन्होंने कुल मिला के बाद में फिर इंग्लिश को क्या बना दिया, बड़े लेवल पे एक मेन लैंग्वेज बना दिया, और उसके अपोजिट में जो उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी वो उसमें बात कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो अपर लेवल था वहां पे हिंदी का वर्चस्व क्या कर दिया, खत्म कर दिया। समझ गए बात को। और अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज बन जाती तो आज पूरे इंडिया में हर कोई हिंदी बोल रहा होता। ठीक है, इसके बाद ये देख लो, ये भी लिखा है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि यूपीएससी कंटिन्यू टू बी कंडक्ट इन इंग्लिश। और ये भी किस में कंडक्ट किया जाएगा, इंग्लिश में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आया थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। और इन्होंने कौन कौन सी तीन लैंग्वेज दी, या तो इंसान अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकता है, या फिर हिंदी में कर सकता है, या फिर किस में कर सकता है, इंग्लिश में कर सकता है। ठीक है, इसके बाद और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वाज ऑफिशियली endorsed at the National Integration Conference 1961। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड इन 1967। और इसको एक्ट कब बना दिया, 1967। ठीक है, चलो। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि छोटी छोटी कमीशन आएंगी, फिर क्या हो जाएगा, एक बड़ी कमीशन आ जाएगी, फिर छोटी छोटी कमीशन आएंगी, फिर एक और बड़ी कमीशन आ जाएगी। ऐसे ही अभी छोटी 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 कमीशन चल रही थी, और अब इसके बाद जो कमीशन आ रही है वो इतिहास में बड़ी नहीं, बहुत बड़ी थी। यही पूरा आधार था, यही पूरा आधार था, जिसका नाम था द एजुकेशन कमीशन।
कब आई है? 1964 से 66 के बीच में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कोठारी कमीशन। ये PYQ, समझ गए? और ये भी PYQ है कि भारत की जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई, वो किस पे बेस्ड थी? वो थी कोठारी कमीशन पे बेस्ड। बेस कुछ नहीं था, सरकार ने कोठारी कमीशन के सारे पॉइंट उठा लिए, अपना नाम का स्टिकर चिपकाया और पास कर दिए। लो, ये हो गई हमारी कमीशन। ठीक है, तो मेन किसकी थी? मेन थी कोठारी की। ठीक है, DS कोठारी इनका नाम था, दौलत सिंह कोठारी नाम था, और ये UPSC के चेयरमैन भी रहे हैं। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। चलो, चलिए, तो इन्होंने क्या कहा? अब इन्होंने जितनी भी छोटी छोटी कमीशन आई थी, उन सबके सारे पॉइंट उठा के, सारे पॉइंट मिला के, और एक उनको फिल्टर करके दे दिए। जैसे कि इन्होंने पहला पॉइंट क्या मारा? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कहां तक के लिए? 14 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने क्या कहा? 10+2+3 का पैटर्न चलेगा। 1 से लेके 10th तक स्कूल, फिर 11th+12th स्कूल, है ना? और हमने भी इसी पैटर्न पे पढ़ाई करी है। हम लोगों ने भी इन्हीं पैटर्न पे पढ़ाई करी है, ध्यान रखना। हम लोगों ने 10th तक एक स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक सब्जेक्ट चूज करते हैं, फिर हमको 11th और 12th साथ में करनी पड़ती है। जिस स्कूल से आप 11th 12th करोगे, उसी स्कूल से आपको, मतलब जिस स्कूल से आप 11th करोगे, उसी से आपको क्या करनी पड़ेगी? 12th करनी पड़ेगी। या तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसी में कर सकते हो, या फिर दूसरे में कर सकते हो। आप अपनी TC या तो 10th में कटा सकते हो, या 12th में कटा सकते हो, है ना? ये ग्रुप में बांटा था, है ना? 10th तक इधर और 12th तक इधर। तो 10 साल ये हो गए, 12 साल ये हो गए, और फिर इसके बाद डिग्री कितने साल की करती थी? 3 साल की। तो ये लो, ये था आपका 10+2+3 का पैटर्न। इसके बाद फिर उन्होंने इसमें क्या इंट्रोड्यूस करा? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, है ना? जो अभी पीछे आया था, उसी को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको हमने एक्ट कब बना दिया था? 1967। इसके बाद फैसिलिटी फॉर टीचिंग संस्कृत, इन्होंने संस्कृत पे भी जोर डाला था। आजकल तो संस्कृत पे उतना जोर अपन डालते ही नहीं है, पर इन्होंने फिर भी डालने की कोशिश की थी कि टीचिंग संस्कृत एक्चुअली होनी चाहिए। और इस चीज को, जो सरस्वती जो स्कूल है, वो लोग आज भी संभाल के रखे हुए हैं। मैं 1-2 साल सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा था, तो वो लोग अपनी प्रेयर वगैरह सब संस्कृत में ही कराते थे। ठीक है, और वहां पे प्रॉपर संस्कृत का एक लेक्चर भी लगता था। पर बात ऐसी है कि संस्कृत में जॉब नहीं है ना हमारे पास, तो इसलिए फिर हम उसको कंटिन्यू करके करेंगे क्या? मेन दिक्कत आ जाती है, आप लोग पढ़ क्यों रहे हो? जॉब के लिए, अगर तुमको जॉब ना मिले, तुम क्यों पढ़ोगे? क्यों ही दिमाग खराब करोगे? अरे होते हैं, पर कितने लोग करते हैं? ज्यादा लोग नहीं करते। और फिर इसकी कितनी जॉब निकलती हैं? जिस कॉलेज में संस्कृत का सब्जेक्ट होगा, अगर उसी में तुम प्रोफेसर बनोगे। तुम आज इंदौर में बता दो, गवर्नमेंट कॉलेज को हटा के कितने कॉलेजों में संस्कृत आपको पढ़ाने देंगे? एक में भी नहीं। क्योंकि आजकल लोग सिर्फ कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? टेक्निकल सब्जेक्ट लेते हैं। समझ गए बात को? ऐसे। इसके बाद एजुकेशन सभी के लिए क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने क्या कहा? इन्हीं की नीतियों को आधार मान के इन्होंने फिर क्या दे दिया था? भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी, जिसका नाम था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 19, एक सेकंड। इसके बाद इन्होंने पहली एजुकेशन पॉलिसी दी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो कितने में दी थी? 1968 में। और फिर इसके बाद इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी 1986 में। ठीक है, तो ये दूसरी वाली है। पहली वाली में भी यही पॉइंट थे, और दूसरी वाली ये है। तो दूसरी वाली में इन्होंने क्या कहा? दूसरी वालों में भी इन्होंने हाँ हाँ हाँ, ये सेकंड वाली है शायद। ये सेकंड वाली लिखी है पुनः, सेकंड लिखी है। और अगर आप इसको भी पढ़ोगे, और आप जो अभी करंट की पढ़ोगे 2020 वाली, तो बहुत ज्यादा हमें मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है। नहीं ना, अरे उसमें 19, सुनो सुनो, उसमें 68 वाली नहीं लिखी है।
उसमें 86 वाली लिखी सेकंड वाली। तो 68 में क्या हुआ, तो जो कोठारी एजुकेशन कमीशन है ना, वो उसी उसी को अपन पहली मान लो, है ना, मतलब उसमें जो पॉइंट दिए गए वही पहली में दिए गए, ऐसा बोल दो, ठीक है। चलो बट वो उसी पे बेस्ड थी पूरी। चलो इसके बाद इन्होंने भी क्या बोला, 14 साल तक होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेम सारे पॉइंट थे इन्होंने। और अब हाँ, अब इनमें एक चीज और बढ़ गई थी। इस समय क्या हो चुका था, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आ गई थी, ठीक है। तो उस जमाने के हिसाब से ये क्या हुई, उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुई, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। और भी सारी चीजें थी जो हमने किस में ऐड करी, अपने सिस्टम में ऐड करी, ठीक है। क्योंकि इस जमाने में थोड़ी बहुत क्या आ गई थी, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आ गई थी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। पर उस जमाने के हिसाब से वो लोग भी क्या हुए थे, मॉडर्न हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद, और हाँ, इसके बाद इन्होंने शेड्यूल कास्ट, SC, ST और OBC वालों लोगों पे, है ना, इन पे फोकस किया। फॉर द प्रमोशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि औरतों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए औरतों को भी क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो औरतों के लिए भी जॉब उपलब्ध करवाई गई, क्योंकि अगर औरतें पढ़ाएंगी तो उन्हें देख के औरतें पढ़ने आएंगी, ठीक है। इसके बाद आंगनवाड़ी चालू करी गई। आंगनवाड़ी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन सेंटर शुड बी ओपन ऑन प्रायोरिटी बेसिस इन द एरियाज प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जो SC ST वाले जो बैकवर्ड एरिया थे, मतलब कुल मिला के इन लोगों ने यहाँ पे किस पे भी फोकस दे दिया, इन्होंने ऐसे एरियाज जहां पे एजुकेशन कोई लेना देना नहीं था, वहां भी खोला, वहां भी खोला, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं, SC ST कौन है, आप में से कोई है, ठीक है, हाँ। तो जब भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 10% आरक्षण दिया था। क्या दिया था, 10% आरक्षण, किसको, SC ST वालों को। क्यों दिया था, क्योंकि ताकि अगर हम इन्हें, क्योंकि देखो एक तो इन लोगों का पढ़ने में मन वैसे ही नहीं लगता, ठीक है। तो ये ज्यादा पढ़ते हैं नहीं, तो इनके नंबर कभी आ नहीं पाएंगे, और नंबर आ नहीं पाएंगे तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कभी अच्छी हो नहीं पाएगी। इसलिए इन लोगों को क्या प्रोवाइड किया गया था, आरक्षण, ताकि कम नंबर पर इनकी कंडीशन कैसी हो जाए, अच्छी हो जाए। और जब भीमराव अम्बेडकर ने जब ये 10% आरक्षण दिया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे मरने के बाद या फिर अब से 10 या 20 साल तक के लिए क्या होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। उसके बाद इस आरक्षण को क्या कर देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था, ऐसा ये बोल के गए थे। लेकिन आरक्षण अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसका रीजन ये था क्योंकि आरक्षण फिर उन्होंने क्या बना लिया, पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया कि हमें वोट मिलेंगे यहाँ से। क्योंकि अगर आज के जमाने में भी अगर आरक्षण हटाया तो वोट हट जाएंगे, ठीक है, वोट कट जाएंगे। और मेरा मानना ऐसा है कि SC ST जो आरक्षण आपने दिया था वो उनकी कंडीशन सुधारने के लिए दिया था। जैसे प्रज्ञा, आप SC ST से, क्या आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, बहुत अच्छी है ना। तो हाँ, मतलब हो गई एस्टीम बचा है, लेकिन ये आरक्षण अभी भी चल रहा है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जिनकी कंडीशन अच्छी हो गई है उनको मत दो, जिनकी कंडीशन अभी भी खराब है, जिनकी कंडीशन अभी भी क्या है, खराब है, उनको दे दो, ठीक है। पर सही से कुछ चलता है क्या, नहीं चलता। एक पता नहीं कल मैं कौन सी न्यूज पढ़ रहा था कि कोई एक आदमी है जिसपे 25 मर्डर केस हैं, 35-40 रेप केस हैं, उसको भी मंत्री बनने का टिकट मिल चुका है। और नाम पता नहीं क्या मतलब ऐसा, ठीक है। चलो, हाँ, तो ऐसा कि हाँ, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारा इनिशिएटिव रहा था, जो पिछड़ी कास्ट थी उसको आगे लाने का, वो क्या हो गया, वो भली भांति सही साबित हुआ, क्योंकि आज हमारी SC ST में भी काफी अच्छी कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। चलो, और लेकिन हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ST ट्राइब मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम कहाँ है, हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 0.1 या 4% है SC ST बनना नहीं है, हमारे यहाँ पे कुल मिला के है ही नहीं, तो हम लोग मार देते थे ना। हाँ, कैसे मिलाई, ऐसा तो हम लोग, अब देखो हम लोग तो मतलब मॉडर्न जनरेशन। हाँ, फूलन देवी भिंड की तो थी,
हाँ फूलन देवी। हाँ हाँ, तो वो फूलन देवी का क्या है, हम लोग हमारे गांव के ठाकुरों ने मिलकर रेप करा था उसका। ठीक है। फिर वो वहां से भाग के डाकू के पास गई थी। भिंड में डाकू रहते थे, भिंड मेरा नाम पूरा डाकू वाला एरिया है वो। ठीक है, तो डाकू के पास गई, तो फिर डाकू ने भी इसका रेप किया था। तो फिर इसका जो लवर था, मतलब उसका हस्बैंड तो मार दिया था, बाद में जो उसका लवर बना, तो उसके लवर और उसने मिलके अपनी ही डाकू की एक शहर वो बनाई, टुकड़ी बनाई, और फिर उन डाकुओं को मार दिया। और फिर पूरे गांव के ठाकुरों को जिन्होंने रेप किया था ना, उनको नंगा करके लाइन में खड़ा करके सबको मार दिया था। उस समय फिर पीएम इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को खुद आना पड़ा था। इंदिरा गांधी को खुद आना पड़ा था सरेंडर करवाने के लिए। टांगू तो खत्म हो गए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत खतरनाक थे उस समय। एक हमारे यहाँ का पटेल था, तो मतलब ऐसा कि तुम लोग, पटेल नाम था उसका। इसके इसने सात सात ब्याह करे थे। और इस सात ब्याह से इसको सिर्फ एक ही लड़का हुआ था, और बाकी इसकी लड़कियां ही थी। ऐसा कहते हैं कि जो हथकड़ी बनाई जाती थी, वो कम से कम इतनी मोटी हथकड़ी थी इसके हाथ में आने के लिए। और मतलब वो हथकड़ी भी इसके हाथ में आती नहीं थी। नॉर्मली जो हथकड़ी का साइज होता है ना, वो इसके हाथ में नहीं आता था। इसका हाथ इतना बड़ा था, मतलब उसका पूरा शरीर ही बड़ा था। और ये एक बार में 2 से 2.5 किलो रबड़ी खा जाता था। आप लोग मुश्किल से कुछ ग्राम में खा पाओगे, उसमें भी जी भर जाएगा। ये 2-2.5 किलो, शरीर में बहुत ज्यादा ताकत थी। इसने बहुत लोग मारे थे, बहुत मारे थे। एक बार इसने कलेक्टर मार दिया होता, बच गया। इसमें ऐसा था कि कलेक्टर जवान लड़का बना, जवानी का नया नया उसमें खून था, गर्म था। इसने मीटिंग के लिए बुलाया कि पटेल साहब आ जाओ मीटिंग के लिए। इसने ये कहा कि आपने आज, कलेक्टर बोला इससे जोश में बोला, कि आज तक तुमने इस एरिया में जो किया सो किया, लेकिन अब ये एरिया मेरे कंट्रोल में, मैं कलेक्टर हूं यहाँ का, तो कल से मुझे तुम्हारे कोई भी काम होने नहीं मांगते। ठीक है। इसने कहा हाउस साहब ठीक है। अगले दिन जैसे ही कलेक्टर जा रहा था, तो वो मंदिर, मतलब गाड़ी से उतरा मंदिर, मतलब पूजा करने के लिए, और जैसे ही गाड़ी में बैठा, ये पटेल आके उसकी गाड़ी में बैठ गया, और बंदूक लेके उसकी, मतलब बंदूक नहीं सॉरी, ये इसका मैंने बोला था ना, इसका हाथ मोड़ा था, तो ये बस ऐसे रखता था गर्दन पे, ऐसे यहाँ पे, और दबा के मार देता था। इसके इसके यहाँ पे रख दिया, बोल अब इसने कहा बता मार दूं छोड़ दूं। कलेक्टर डर गया, उसने कहा भैया मैं ट्रांसफर ले जाऊंगा। ऐसे थे। फिर इसने भी, इसने भी खुद में गोली मार ली थी। इसमें गोली इसने ऐसे मार ली थी, इस पे करोड़ों की जमीन थी, करोड़ों की बीघा भर की जमीन थी। इसने अय्यासी में, जुए में, और इसी में, कोर्ट कचहरी में सारे पैसे खत्म कर दिए थे। तो उसके लड़के ने ये कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने तो तुम्हारे लिए करके छोड़ दिया था, तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा। तो मतलब वो बात दिल पे लग गई, और भाई साहब ने खुद में गोली मार ली। मनखाल सिंह गुर्जर ने 94 मर्डर किए थे, 94 मर्डर्स, मतलब ऐसे किससे वहां पे हुए, मतलब हुए। ठीक है चलो। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चल रहा है, उसको चलने दो, और हिंदी को क्या यूज करो, एज अ लिंक लैंग्वेज यूज करो। ठीक है। और शुरुआत में इंग्लिश क्या थी, एज अ लिंक लैंग्वेज थी। अब क्यों हिंदी को करो, क्योंकि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग, हिंदी वाले लोग जुड़ सके। ठीक है। और एजुकेशन के फील्ड में सबसे अच्छा काम मैं कहूँ, तो कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुआ था। ठीक है। मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं कि अच्छे काम, मतलब अच्छे नहीं, देखो सरकार, सारी सरकारें बुरी होती हैं। आप ये बोलो कि कोई कोई सरकार आपकी सगी हो, तो कोई सगा नहीं है। लेकिन मैं बात करूं तो एजुकेशन के फील्ड में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में हुए थे। और कांग्रेस के शासनकाल में भी सुन लो किस किसके टाइम पे, मनमोहन सिंह के टाइम पे, मनमोहन सिंह के टाइम पे। और उधर आपके प्रेसिडेंट में थे आपके, वन ऑफ द लेजेंडरी मुस्लिम, एपीजे अब्दुल कलाम। जितने भी आपके आईआईटीज खुले गए, जितने भी आपके नीट के कॉलेज खुले गए, जितनी भी एजुकेशन संस्थाएं खुली गई, पीएम प्रधानमंत्री सड़क योजना खुली गई, ये गांव में जो आज आप गांव में रोड देखते हो ना, सारे गांव में सिर्फ मनमोहन सिंह की देन है वो। मतलब ही इज द साइलेंट लीडर, मतलब इसकी मतलब इमेज खराब करी थी, पर यस एक्चुअली वो है। और आज के जो हमारे हैं वो मोदी मैन है। ठीक है। जो सुपरमैन होते हैं उसी तरह ये मोदी मैन है। और क्या बोलते हैं, तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, धुरंधर 2 मूवी मूवी में अगर आप देख के आओगे, तो वो ब्रेन वॉश किया गया है कि नोटबंदी क्यों करी गई थी, ये उसमें रीजन दिखाया है ना। और कुछ भी जोड़ दिया है वो रीजन, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो रीजन तो थे ही नहीं अगर, क्या।
पर बात समझे नहीं आप, बात ऐसी। नहीं नहीं, मतलब नहीं, वो लेना देना है। वो ईयर आप देखो, वो उसी हेर फेर की, उसमें 2009 लिख के भी आता है। मतलब इसमें ठीक है, मतलब ईयर और उस हेर फेर की भी मान लें तब भी। हाँ, डिमोनेटाइज में 15 में हुआ था। और लेकिन अगर ऐसी कुछ न्यूज होती तो थोड़ी बहुत खबरें अखबार में तो आती, आती क्या नहीं आती, पर वो नहीं आई। ठीक है, और उसके अलावा दाऊद इब्राहिम का किसी को पता ही नहीं है। तो आपने कैसे कह दिया कि दाऊद इब्राहिम मर गया है, जिंदा है? वो मर गया होगा क्योंकि वो अब नाम में नहीं, वो मर गया होगा बहुत पहले ही। पर उसका कोई रीजन कुछ और रहा होगा। तो दाऊद इब्राहिम सबसे बड़ा टेररिस्ट था उस जमाने का। ठीक है, लेकिन अब किसी को पता ही नहीं है दाऊद इब्राहिम कहाँ है, कि मर गया होगा शायद। वो तभी मर गया होगा, है ना, वरना तो दिखाई देता। मर ही गया होगा, पर। हाँ हाँ हाँ, अगर वो मरा भी नहीं हो तो बुढ़ा हो गया होगा वो। हाँ वो ऐसा, हाँ वो उसके नाम पे डर फैलाते हैं, और कुछ भी नहीं। ठीक है। और इसके अलावा अब इसे देखो, ये इमेज क्लीनिंग मूवी होती है। संजू मूवी की अगर आप बात करोगे, संजू मूवी इमेज क्लीनिंग मूवी थी कुल मिला के ना। शायद कि उसमें इमेज क्लीन करी गई थी और कुछ नहीं करा गया था। ठीक है, चलो। पर इसीलिए कहते हैं कि मूवीज का, इसका मूवी लेनी चाहिए। मतलब जब तक मूवी शो नहीं कर रही कि मूवी रियल इंस्पायर है ना। और आज तक ने ये क्लेम नहीं करा कि मूवी रियल स्टोरी से इंस्पायर, ये उन्होंने ये क्लेम भी नहीं करा है ना। तो आप टेक्निकली ये भी नहीं बोल सकते कि ये क्या है। सबको पता है कि जो उसमें जो कहानी दिखाई जा रही है, वो किसकी दिखाई जा रही है? मेजर मोहित शर्मा की दिखाई जा रही है। बोलो हाँ या ना, ये सबको पता है आप सबको। लेकिन मुझे बताओ, क्या पूरी मूवी में मोहित शर्मा का कहीं इस्तेमाल हुआ है? नाम का कहीं नहीं हुआ। उसका नाम क्या रखा गया है उसमें? जसकीरत सिंह गांगी नाम रखा गया है। तो वो लोग तो क्लेम कर ही नहीं रहे कि हमारी ये मूवी रियल इंस्पायर है। आप तो लोग गोबर क्यों खाते हैं? लोग लोग गोबर क्यों खाते हैं? क्वेश्चन ये उठता है। इंडियंस नहीं, इंडियंस नहीं, इंडियंस नहीं, पूरी दुनिया के लोग ही एक जैसे होते हैं। समझ रहे हो बात को? सबकी मेंटेलिटी सेम होती है। इंडियंस नहीं, है ना। देखो, पर बात ऐसी है ना, उन लोगों ने कभी क्लेम करा ही नहीं। और उन्होंने क्लेम ही नहीं करा। तो उन्होंने कभी क्लेम नहीं करा ना कि हमारी मूवी रियल इंस्पायर्ड है। उन्होंने तो बस सिर्फ मूवी बनाई है, तो उनका तो कहना कि मूवी का मूवी लो, आप रियल ले क्यों रहे हो? बात तो ये भी है ना। अब तो कल को तुम ऐसा बोल दो कि आज जो एलपीजी की जो शॉर्टेज हुई है, वो एलपीजी की ब्लास्ट उसमें करे थे ना मूवी में। एलपीजी सिलेंडर फाड़ दिए थे ना, उसकी वजह से हो गए। तो ऐसा थोड़ा ना होता है। चलो, ठीक है। इसके बाद आचार्य रामा मूर्ति कमीशन आई, 1990 में आई। ठीक है, इसके बाद सेम वही चीज दी है। वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देना, वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा देना, राइट टू एजुकेशन, सबका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों पे बोला गया। इसके बाद चलो, सबसे मेन है आपकी ये। ठीक है, 2020 की एनईपी। ठीक है। और इसके बाद इसने भी सेम चीज कहा, यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन मस्ट बी अचीव्ड एज सून एज पॉसिबल एंड नो लेटर देन 2030। यानी कि इनका कुल मिला के इन लोगों का ऐसा प्लान है कि 2030 से पहले पहले तक हमें लगभग लगभग हर व्यक्ति क्या करना है, हमें पढ़ाना है, शिक्षित करना है। इसके बाद इसके बाद हमें, हाँ, इसमें देखो, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो 10+2+3 वाला फॉर्मूला था ना, उसको क्या कर दिया, उसको बदल दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया, 5+3+3+4, ये फॉर्मूला कर दिया। फाउंडेशनल स्टेज होगी 3 से लेके 8 साल तक। ठीक है। फिर प्रीपरेटरी स्टेज होगी 8 से लेके 11 साल तक। इसके बाद मिडिल स्टेज होगी 11 से लेके 14 साल तक। और सेकेंडरी स्टेज होगी 14 से लेके 19, मतलब 18 ईयर तक। कुल मिलाकर मैं आपको क्लास में बताऊं तो क्लास में हो गई ये 9th 10th 11th 12th। ठीक है, इसके बाद ये हो गई 6th 7th 8th। ठीक है, और ये हो गई आपकी 3 4 5। और ये हो गई आपकी 2 1। ठीक है, एल के जी वो नर्सरी।
LKG और UKG, समझ गए। तो पांच पांच क्लास ये हो गई हैं आपकी, क्योंकि आजकल जनरली हम किससे पढ़ाते हैं बच्चों को, नर्सरी से पढ़ाते हैं, ठीक है, LKG UKG। मतलब जब मैं पढ़ता था उस समय LKG UKG था, आज तो उसके भी नाम चेंज कर दिए हैं शायद। हाँ, नहीं नहीं, और नाम चेंज नहीं करे क्या, प्ले स्कूल कुछ नाम नहीं करे? अच्छा, मतलब होता इसी उसमें है ना। अच्छा, उसके उस नर्सरी से पहले करवा देते हैं। तो नर्सरी में तुम्हारा बच्चा इतना सा होता है, तो क्या क्या खेलेगा जाके वो, क्या खेलेगा वो? और इनकी क्या खेलेगा? उसकी फीस कितनी है? उनकी फीस आपकी तनख्वाह से भी ज्यादा है। 1 लाख रुपए साल कुछ मायने रखता है, वो भी बिना फिर किसी काम, मतलब बिना उसके। वो तो फीस फीस है, फिर खर्चा वर्चा और सारी चीज है। ठीक है, नॉर्मल जॉब वाला व्यक्ति या फिर नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति इतनी फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो, अगर बच्चे को भी वो 1 लाख रुपए दे रहा है अगर, तो बड़ा होता तो हो जाएगा तब कितनी फीस देगा वो। ठीक है, और पढ़ाई कहीं कुछ होनी नहीं है, ये तो तुम्हें भी पता है, पढ़ाई कहीं होनी नहीं है। तो फिर हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजें? क्वेश्चन तो ये उठता है ना, अगर जब स्कूल में पढ़ाई होनी ही नहीं है तो बच्चों को स्कूल क्यों भेजना चाहिए? बिहेवियर चेंज करने के लिए, पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए, दोस्त यार बनाने के लिए। समझ रहे हो बात को, बहुत जरूरी है। क्या मतलब? मैं तो अपने बच्चे पैदा करूंगा, अपने पापा को दे दूंगा, संभालो। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, पर ऐसा लड़कियों का मानना नहीं होता। पर मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि बच्चे को जो जो उसका जो बचपन का जो हिस्सा है ना, वो उसका गांव में बीतना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। ऐसा मेरा इसलिए मानना है क्योंकि बच्चा अगर गांव में रहता है, धूल में खेलता है, मिट्टी में खेलता है, तो ताकतवर बनता है। शहर में लोग ताकतवर नहीं होते, क्योंकि शहर में बचपन से खाना ही अच्छा नहीं होता। तो मैंने बोल, अरे तुम्हें बोल तो रहा हूँ, हर जगह के अपने फायदे हैं अपने घाटे हैं, अपने फायदे हैं अपने घाटे हैं। पर ऐसा है कि शहर में बच्चा बचपन से ही एक कमरे में तो बंद रहता है। अगर तुम्हारी जैसे मान लो शादी हो जाती है, मान लेते हैं गलती से शादी हो गई, तो मुंबई शिफ्ट हो गई, मुंबई में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम और तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, तो शादी, पलक कहाँ है? पलक नहीं आई क्या? शादी के बाद अपने घर वालों को साथ में कौन रखना चाहता है? अपने घर वालों को, पति के घर वालों को। हाँ, हाँ शादी। ये देखो ये कितनी बेकार है ना। मैं अपने घर वालों को रखना चाहती, पति के घर वालों को नहीं। हाँ, पति के घर वाले अच्छे नहीं तो देख लिया, मतलब पहले से ही पता है उसको। हाँ हाँ, सासुर अच्छे नहीं होता है ना। तुम्हारी भाभी है, तो मतलब कल को भाभी आएगी, तुम्हारी बहू नहीं होगी, तुम्हारी भाभी ही होगी। तुम्हारी भाभी बोलोगी तो पापा उसको बहू बोलेंगे। हाँ, तो तुम्हारी भाभी भी तो कल को बोलेगी कि ये वाले हस्बैंड, ये वाले सासुर बेकार है। क्यों, जब तुम अपने हस्बैंड के सासुर को बेकार बोल सकती हो, तुम्हारी भाभी तो भी तो बोलेगी। क्यों? ने क्यों? हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, वाह, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, अरे अच्छा अच्छा, हाँ तो समझेगी। वाह वाह वाह। एक और चीज देख लो, एक और चीज देख लो। हाँ, क्या बोलते हैं, दामाद, दाम दामाद बहू को लेके अलग हो गया, है ना, तो ये खुश हो गए ये लोग, है ना। और अगर वहीं पे
बेटा बहू को लेके अलग हो गया, तो तो यहाँ पे बुरा हो गया। देखो सब गलत बात, देखो मेरा ऐसा मानना है, आपकी जिसके साथ बन जाए वो ठीक है। आप टेक्निकली कोई भी एक चीज अप्लाई कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो बात को? टेक्निकली आप कोई एक चीज अप्लाई कर ही नहीं सकते। और मैंने एक चीज और मान एक एक चीज मैंने और मतलब ऐसा समझने में आया है कि मतलब पर्सनली मत लेना, सिर्फ ऐसा मैंने आसपास का माहौल देखा है, उस हिसाब से सिर्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि शादी के बाद जो लड़की होती है वो दो रोल अदा करती है। एक अपने घर वालों का और एक अपने सास ससुर वालों का, मतलब ससुराल वालों का। तो लड़की को सास ससुर ससुराल की बात ससुराल में रखनी चाहिए, और इधर की बात उसको इधर रखनी चाहिए। जो लड़की यहाँ से बात करके यहाँ पे चल के यहाँ पे चलती है, उस लड़की का घर हमेशा के लिए बर्बाद ही होता है। कभी उनका आवाज हुआ नहीं है आज तक, आज तक नहीं हुआ। नहीं, 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 अच्छी बात बोली, पर अप्लाई भी करना सीखना। अभी तुमने बोला ना मेरे घर वाले अच्छे हैं, मेरे पति के घर वाले बेकार हैं। देखो लड़कियों की आदत ही होती है। फिर कल को तुम्हारा लड़का ऐसा बोलेगा कि सबसे अच्छा काम है अलग रहो, फिर हाँ, फिर तो बोलोगे लला आप बुढ़ापे में कहाँ छोड़ के जा रहा है। तो फिर ऐसे तो फिर बाप की भी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए बेटों बेटियों को संभालने की? बेटा बेटी खुद को संभाल ले, बाप बाप खुद को संभाल ले। नहीं, 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 कुछ लोग बिना इंटेंशन के भी पैदा हो जाते। कुछ लोग बिना मूड के भी पैदा हो जाते हैं ना। तो बहू की ड्यूटी में नहीं आता तो बहू अलग हो ना, बेटे की ड्यूटी में तो आता है ना। क्यों? हाँ, अलग। देखो मेरा तो यही मानना है, आपकी जिसके साथ बन जाए उसके साथ जैसा मतलब जिसमें आप खुश रहो दूसरे खुश रहें, जैसे बने साथ में रह के बने अलग रह के बने, जैसे बन जाए वैसे। मतलब मेरा कहना ये है। और मेरा एक कहना और है कि जॉब दोनों की करनी चाहिए, क्योंकि जॉब नहीं करोगे तो लड़ाइयाँ होंगी, जॉब करोगे तो खुद ही इतने थके हारे हुआ करोगे कि लड़ने का कम समय मिलेगा। समझ रहे हो है ना स्वाति? इसलिए घर से बाहर ही रहा करो तुम। हाँ, ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ, है ना, मजाक ऐसा 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 कोई को नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं ना, है ना। वो पलक से मैंने पूछा कि पलक शादी के बाद कहाँ रहोगे? मैं तो अलग रहूंगी, मैं क्यों रहूंगा उनके साथ। चलो इसके बाद देख लो। इसके बाद अब तुम्हारी जैसी होगी तो करेगी करेगी ना। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं कर सकते। करो। तुम तक करो, तुम तक करो। और पता है और हाँ, मैंने एक चीज और पढ़ी थी। पिछले के जमाने में ये जो बहुएं हैं ये डरती थी किससे? अपनी सास से, तो ये डर गई। आज के जमाने में ये जो बहू है ये बहुएं कौन बन गई? सास बन गई। और इनकी अब जो बहू आ रही हैं ये ताकतवर हैं, और अब ये डर रही हैं। अल्टीमेटली तुमने नोटिस करा डरने की ये जो औरतें हैं वो ही डर रही हैं। और आजकल एक समस्या और है, आजकल तुम लोग भी मॉडर्न हो, तुम्हारी जो बहुएं आएंगी वो भी मॉडर्न है, वो बराबर मुंह चलाएंगी। स्वाति कल को तुम्हारी बहू आया तुमसे मुंह चला, तुम पीछे हटोगी? हाँ, कौन सी वाली? हाँ, हाँ, मतलब ये चीज अच्छी है। नहीं, नहीं, इस चीज को तो यार मैं भी सपोर्ट कर इस चीज को तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मेरे भी घर वाले मेरे को 5 बजे उठा देते हैं बिना किसी काम धाम के।
मतलब ये चीज तो मैं पर्सनली तुम लोगों के लिए खुद बोलता हूँ, गलत है ये। मैं तो खुद ये चीज तो मैं खुद बोल रहा हूँ, पर ये चीज गलत है। और पता मेरा मानना ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है कि देखो पता है, अरे सुनो, तुम सुन लो, तुम्हारी तो होने वाली है, तुम्हारे काम में जरूर आएगी। सुनो, मेरा ऐसा मानना है कि आपको काम ही तो करवाना है बहू से, आप काम बोल दो, बहू अपने हिसाब से कर देगी ना, बात खत्म। वो कम से कम चैन से सोने तो दे उसके बाद। अब यार रात में समझो बात को। अब देखो यार, कल को मान लो मेरी शादी हुई, अब रात को मान लो हम 2-3 बजे सो रहे हैं, पापा से भाई वो खड़े हो जा रहे, 5 बजे फिर जगा रहे। क्या मतलब? समझ रहे? चलो इसके बाद, हाँ इसके बाद एक चीज और देख लो, इसमें 360 डिग्री के ऊपर बात करी गई। 360 डिग्री, और समझ लो 360 डिग्री का मतलब होता है स्टूडेंट की पढ़ाई के अलावा, स्टडी के अलावा उसकी जितनी भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो खेलने में कैसा है, गाने में कैसा है, नाचने में कैसा है, बात करने में कैसा है, उस सब पे फोकस किया गया। इसके बाद इन लोगों ने और क्या बोला, और आज तो पता नहीं इन लोगों ने 8th भी बोर्ड बना दिया है ना 8th भी बोर्ड बना दिया है। हाँ 5th भी। अब मुझे तुम बता दो कि 5th और 8th का लड़का बोर्ड देके क्या ही करेगा? ये तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली बात है, क्या करेगा वो बोर्ड देके? हम्म? एक चीज तुम समझना, तुम एक आध साल बाद तुम सब पढ़ाने लगोगे, तुम्हारे सामने जो बच्चे आएंगे ना, वो फर्स्ट ईयर वाले आएंगे, और तुम इनको देख के पता है क्या बोलोगे? तुम्हारे मुंह से गाली निकलेगी, इतने गधे हैं साले, ऐसा बोलोगे तुम, इतने गधे। लेकिन तुम जरा इमेजिन करो, इस स्टेज पे कभी तुम भी रहे होगे, तो तुम्हारे बारे में भी वो टीचर वैसी बातें करता होगा, और 5th और 8th में हम कितने बड़े बेवकूफ रहे होंगे। मतलब आज हम खुद को कितना समझते हैं, मैच्योर समझते हैं, लेकिन सोचो आज से 10-15 साल पहले हम कैसे रहे होंगे। तो जब यहाँ पे बच्चे का ब्रेन ढंग से डेवलप नहीं हो पाता, तो फिर हम उस पर इतना लोड कैसे क्यों दें? और हम देख ही रहे हैं, आजकल जॉब तो है नहीं, आजकल जॉब तो है नहीं, और तुमने बोर्ड क्यों बनाया मुझे बताओ? बोर्ड तुमने किस आधार पे बना दिया इसको? अगर तुम इसको बोर्ड बना रहे हो, बोर्ड का मतलब है कि जेन्युइन बच्चा पास होना चाहिए। बच्चे फेल हो जाते, तुम दूसरी योजना ले जाते हो, रुक जाना नहीं लो, इसमें पास हो जाओ। आजकल जो 10th 12th में क्या कर रहे हो, तुम 5 सब्जेक्ट में पेपर दे रहे हो, जो तुम्हारे बेस्ट 3 सब्जेक्ट में जो स्कोर है उसका लो, उसके उसके हिसाब से परसेंट बन रही है। तो क्या मतलब फिर ऐसा? जबकि अल्टीमेटली अगर मुझे सबको पास करना ही है, तो मैं क्यों परेशान करूं? ये भी तो बात समझो, क्यों परेशान करूं मैं? मतलब मतलब ऐसा कि ठीक है यार, मतलब हम, हाँ हाँ, कोई महा, नहीं मतलब अगर बेसिक, नहीं नहीं, पर ऐसा है ना, अर्थमेटिक लेके आप, अर्थमेटिक लेके आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। अर्थमेटिक लेके इंजीनियरिंग नहीं कर सकते आप, आपको एडवांस मैथ चाहिए होगा। अर्थ इंजीनियरिंग में अर्थमेटिक मैथ तो आता ही नहीं है। अर्थमेटिक मैथ हमको पढ़ना पड़ रहा है, अर्थमेटिक मैथ हमको पढ़ना पड़ रहा है, हमको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया था, समझ लो। ये क्वेश्चन आया है कि जीईआर, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? 50%। पीवाई क्यू है ये, कब तक होना चाहिए? 2035 के एंड तक। ये भी पीवाई क्यू, पेपर वन में भी ये पीवाई क्यू आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद इसमें, हाँ ये देखो, ऑल टीचर्स विल अंडरगो रिजियस ट्रेनिंग इन द एथिक्स एंड पेडागोजी। पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी। ये इन लोगों ने इसी रूल से करा था कि मतलब आपको 4 साल की बीएड की डिग्री क्या होगी, कंपलसरी 2030 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन रह जाएगी। और ऐसे ही करके आगे चल के कॉलेज में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगी? नेट हो जाएगी। समझ गए बात को? आगे चल के, और इसके बाद ये लोगों ये आ गया, वोकेशन एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 6। 6वीं क्लास से क्या स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग? वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद, और 6% ऑफ जीडीपी, आपकी जितनी भी जीडीपी है उसका कितना परसेंट? 6%। किस पे लगाना है आपको?
एजुकेशन पे खर्चा करना, ये भी PYQ है। हमारी GDP हजारों करोड़ों में होती है, उसका 6%। ठीक है, हाँ। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखो, इसमें कॉलेज में ट्रांसफर वाली चीज भी आ गई है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली है तो आपको क्या मिलेगा? आपको आई थिंक सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना? सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे मान लो तुमने इस कॉलेज में डिग्री पूरी 1 साल पूरी कर ली, अब तुम्हें दूसरे कॉलेज में जाना है, तो तुम्हें कॉलेज फिर से नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, अगर आपने किसी कॉलेज में 2 साल कर ली, डिग्री कितने साल की है? 3 साल की, अब आपको कॉलेज चेंज करना है तो आपको फिर से डिग्री करनी पड़ती थी। ये पहले होता था, लेकिन अब नहीं होता। अगर आपने किसी एक कॉलेज में 1 साल कंप्लीट करी है तो उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और आप जब दूसरा कॉलेज लेना चाह रहे हो तो आप सेकंड ईयर में ही आपका एडमिशन होगा। और अगर आपने किसी एक कॉलेज में 2 साल पूरी कर ली है तो आपको क्या मिलेगा? आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने 3 साल पूरी कर ली है तो शायद आपको डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल पूरी कर ली है तो आपको पता नहीं कुछ कैसा कुछ था, ऑनर्स बोनस कुछ मिलेगा ऐसा, है ना? ऐसा कुछ मिल जाएगा। मतलब ऐसा रूल आया है कि आप कॉलेज ट्रांसफर कर सकते हो, पर अब फिर लेकिन आपको फिर से वो स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये अच्छी चीज है मेरे ख्याल से। क्या? हाँ है ना, मास्टर्स में क्यों नहीं है? अब वो तुम्हारे कॉलेज वालों ने नहीं करने दिया ना, तो वो तो उनकी जबरदस्ती है, वो तो उन्होंने जबरदस्ती। हाँ तो वो तो यहीं पे तुम किसी SP वेसपी की लड़की होती तो उनके तो बाप भी करते साइन, उनके तो बाप भी साइन करते। हम्म। जी तक्षशिला, RNT वाला, हाँ। हम्म।